जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सरकार के संगठन न्यायपालिका की चर्चा कर रहे थे। न्यायपालिका के जो कार्यों का उल्लेख किया था, कानूनों की व्याख्या, अभियोगों का निर्णय, नागरिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण, संविधान की संरक्षण, संघीय व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निर्णय करना, परामर्श संबंधी निर्णय, विविध कार्य, और नौवां है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसकी हम थोड़ी चर्चा की थी कि न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। न्यायिक पुनरावलोकन की वह शक्ति है या न्यायालय की उस शक्ति को कहते हैं जिसमें वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों और कानूनों की संवैधानिक दृष्टि से पुनः परीक्षा कर सके, पुनः अवलोकन कर सके, संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप, और संविधान द्वारा जो व्यवस्था दे रखी है उसके विपरीत कोई कार्य होता है या संविधान की भावनाओं के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है, विधायिका कार्यपालिका कार्यों में कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को दरकिनार करके किया जाता है, तो उसकी समीक्षा न्यायालय को अधिकार है। उसको हम न्यायिक पुनरावलोकन की, यानी किसी भी न्यायिक निर्णय को पुनः देखना न्यायिक पुनरावलोकन है। एमी फाइली ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया में न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता की जांच की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति है या उद्भव है वह अमेरिका से माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं करता, अधिक से अधिक नियतार्थ से ही इसकी व्यवस्था वहाँ होती है, किंतु इसमें कोई मतभेद नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वप्रथम अमेरिका में निष्पादन हुआ, क्योंकि अमेरिका में के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता है। भारतीय या संसदीय शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता है, किंतु भारत ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के मध्य रास्ते को अपनाते हुए हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित और सीमांकन करते हुए मर्यादा से इसको स्थापित किया है। जैसा कि 1803 में अमेरिका के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने प्रसिद्ध वाद मार्बरी बनाम मेडिसन में प्रथम बार इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की। अपने निर्णय में न्यायाधीश मार्शल ने ये निर्णय दिया, लिखित अचल और सर्वोत्तम संविधान की धारणा तब तक व्यावहारिक नहीं बन सकती जब तक न्यायालय को कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों की दृष्टि से जांच करने का अधिकार न हो कि वह कार्य संविधान के अनुकूल है या नहीं। न्यायाधीश मार्शल ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कानून की वैधता जांचने का अधिकार की जो शक्ति इस आधार पर बतलाया गया, इस निर्णय के पश्चात अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ। ये शक्ति केवल उन्हीं देशों में न्यायपालिका को मिल सकती है जो लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक देश हैं। लिखित अचल संविधान तथा सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की अनिवार्य पूर्व अपेक्षा मानी जाती है। यानी इस आधार पर हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अवलोकन या आधार स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि सोवियत संघ है, वहाँ संविधान लिखित है, अचल है, किंतु वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन की अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था में, ये स्थापित व्यवस्थाओं में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में, संविधान में उल्लेख होने के कारण इसका अपने अपने तरीके से सीमांकन किया गया है। भारत में जो पुनरावलोकन की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है
उसकी हम आज चर्चा करते हैं। भारत में लिखित अचल और सीमित अर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। देश में सभी स्तरों पर राजनीतिक शक्ति का संगठन संविधान द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि संविधान में इसका कहीं भी तथ्य का उल्लेख नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, किंतु संघीय राज्य सरकारों को शक्तियों का स्रोत संविधान ही है। संविधान के अनुच्छेद 13 वर्ग 2 में ये कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है को छीनती है या न्यून करती है और इन अधिकारों के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि की मात्रा शून्य होगी। इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा है कि इन अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्रवाई द्वारा प्रचारित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के लिए संविधान में उल्लेख है। इन संवैधानिक उपचारों का न्यायिक उपचारों के लेख के आधार पर संविधान के भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व इन 5 लेखों में या 5 रेमेडी के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय को ऐसा आदेश, निर्देश, लेख जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा के 5 प्रकार की जो लेख हैं जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी और इन आधारों पर वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्चतम न्यायालय इसी प्रकार की अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी देता है। उसमें कहा गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय को संविधान की भाग 3 द्वारा प्राप्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उस राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के प्रति किसी प्रकार का आदेश, निर्देश, लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और राज्य के उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये न्यायिक शक्ति प्राप्त है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है कि इस आधार पर वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो वाद या लेख, वाद के कारण जो लेख जारी कर सकने का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का प्रावधान। भारत के संविधान ने संवैधानिक उपचार जो बताए हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रक्रिया की रक्षा तथा न्याय प्रक्रिया के क्षेत्र को व्यापक और सार्थक बनाने हेतु कतिपय विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न लेखों का वर्णन संविधान में किया गया है। ये संवैधानिक उपचार हैं जो मौलिक अधिकारों की अभिरक्षा या रक्षा करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस, इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया हुआ है न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः प्रस्तुत करने हेतु दिए जाने वाले आदेश से है। न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। यदि बंदी व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया है
तो न्यायालय तथ्यों की पूर्व जांच करके संबंधित व्यक्ति को रिहा करने का आदेश। दूसरा तथ्य यह है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना होता है। न्यायालय में उसका कारण बताना होता है, और अगर उचित कारण नहीं है तो व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से या उससे पहले न्यायालय के तथ्यों की पूरी जांच करके उस संबंधित व्यक्ति को रिहा कर सकता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा उपचार है संवैधानिक उपचार में परमादेश। कर्तव्य पालन और दायित्व के निर्णय का निर्देश परमादेश कहलाता है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या निकाय को उसके लिए अभिकल्पित अनिवार्य कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश प्रदान करता है तो परमादेश कहलाता है। ऐसा आदेश उस स्थिति में दिया जाता है जबकि राज्य और उसकी कोई इकाई अपने लिए निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों अथवा दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रही हैं तथा न्यायालय के समक्ष अन्य कोई युक्ति का विकल्प न हो, तब वह उस न्यायालय को परमादेश के माध्यम से निषेध कर सकता है। परमादेश जारी कर सकता है कर्तव्य पालन हेतु। अगला है, हम अधिकार परीक्षा अंतिम पढ़ेंगे। अगला है निषेध आज्ञा। जब कोई उच्च श्रेणी का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार के प्रकरण का कार्रवाई करने में निषिद्ध करता है तो ये निषेध आज्ञा कहलाती है। ऐसा आदेश उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। ये प्रतिबंध न्यायिक और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण संस्थाओं के विरुद्ध किया जाता है। निषेध आज्ञा एक तरह से जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो उच्च न्यायालय ऐसी निषेध आज्ञा जारी कर सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, तब वह निषेध आज्ञा जारी की जा सकती है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो लेख है, जब कोई उच्च स्तरीय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन या किसी निर्णीतवाद के समस्त कागजात, फाइल इत्यादि अभिलेख अपने पास मंगवा लेता है तो ये उत्प्रेषण लेख है। ऐसे मामलों में अधिक होता है जिनमें विधि के अनुसार न्यायिक कार्यवाही और प्रक्रिया निष्पादित नहीं हुई हो या नहीं हो रही हो। प्रायः निषेध आज्ञा और उत्प्रेषण के अधिकारों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जब किसी उच्चतम न्यायालय में ऐसा वाद संस्थित किया जाए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर वाद सुन रहा है तो उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय निषेध आज्ञा जारी कर तत्संबंधी पत्रावली अपने पास मंगवाने के लिए उत्प्रेषण का लेख जारी कर सकता है। इसलिए दोनों ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों में जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो निषेध आज्ञा जारी कर उत्प्रेषण लेख द्वारा उसके तत्संबंधी जो पत्रावली है, रिकॉर्ड है, वो मंगवा लिया जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस कृत्य की वैधता के क्रम में राज्य या न्यायालय पूछताछ कर सकता है कि किस आधार पर उस संस्था या व्यक्ति ने किस अधिकार का प्रयोग किया। इसी प्रकार के दावे को निरस्त भी किया जा सकता है और पूर्व में देय सुविधा विधि के अनुसार वापस भी ली जा सकती है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों के माध्यम से न्यायपालिका आम जनता को अनेक प्रकार के राहत प्रदान करते हुए न्याय सुलभ करवाती है। इसको हम अधिकार परीक्षा कहेंगे। इस प्रकार से संविधान के उक्त अनुच्छेदों में ये स्पष्ट है कि भारत की न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नागरिकों के
मौलिक अधिकारों का संरक्षण की प्रत्याभूत गारंटी देता है, प्रत्याभूत करता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की प्रत्याभूति इस बात को समाहित करती है यदि संघीय और राज्य सरकारों के द्वारा किसी ऐसी विधि का निर्माण किया जाता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कमी होती है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय ये देख सकता है कि कानून बनाने वाली संस्था ने अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों से बाहर जाकर कोई कार्य तो नहीं किया, और यदि कानून निर्मात्री सत्ता ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है या संविधान की भावनाओं का उल्लंघन किया है या संविधान की भावना के विपरीत कार्य किया है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसे कार्य को शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार से भारत का संविधान न्यायपालिका को व्यवस्थापिका कार्यपालिका से पृथक, स्वतंत्र और सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का द्वारा सरकार, समाज, व्यक्ति और दूसरे संघीय, राज्य, स्थानीय सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है। भारत का संविधान न्यायपालिका को व्यवस्थापिका कार्यपालिका से पृथक, स्वतंत्र, सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इस प्रकार से भारत का जो न्यायिक पुनरावलोकन का एक मूल्यांकन है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित माना जाता है, जैसा कि अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता और ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता, उन दोनों के अतियों के एक्सट्रीम जो पोजीशन, दोनों अतियों के बीच का रास्ता अपनाते हुए हमने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अपनाया है। जैसा कि एमी पायली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस संबंध में भारत में विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार की अतियों से बचने का प्रयास किया है। भारतवर्ष में 1967 के बाद विशेषकर बैंकों प्रीपर्स संबंधी मुकदमों के निर्णय के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि भारत का उच्चतम न्यायालय अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की भांति असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। कदाचित इसलिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का काफ़ी सीमांकन या मर्यादित किया गया। भारत के उच्च न्यायालय ने अपने पुनरावलोकन संबंधी विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया कि संविधान के विभिन्न भागों और विभिन्न अनुच्छेदों में साम्य पाया गया। उदाहरण के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों के तीसरे भाग और नीति निर्देशक तत्व के चौथे भाग में सामंजस्य है। यद्यपि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है किंतु नीति निर्देशक तत्वों को नहीं है, फिर भी दोनों को साम्य अवस्था में माना गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के समय किसी कानून की वही धारा उपधारा रद्द कर दी जाती है जो संविधान के प्रतिकूल है, किंतु अमेरिका में किसी अधिनियम की किसी धारा संविधान के प्रतिकूल होने पर पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं किया जाता। भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णय को पुनः अवलोकित कर उसकी पुष्टि, उन्हें रद्द करने और उन्हें संविधान संशोधित करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए 1967 में गोलकनाथ के मुकदमे के निर्णय के बाद में केशवानंद भारती के मुकदमे में उसको उलट दिया। ये एक न्यायिक पुनरावलोकन का उदाहरण है, यानी किसी एक वाद को दोबारा अवलोकन करना और अगर उसमें कोई कमी रह गई है या अगर उसमें संविधान की भावनाओं के अनुरूप कोई उसकी व्याख्या सही ढंग से नहीं कर पाती तो अगले वाद में उसकी व्याख्या कर दी गई। केशवानंद भारती के मामले में ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा जाता है कि इसको ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं।
इस अधिकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को संविधान को सजीव, जीवंत और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम किया। इन दोनों मुकदमों के कारण गोलकनाथ और केशवानंद भारती वाले वाद में ये उच्चतम न्यायालय को ने सिद्ध किया और उच्चतम न्यायालय ने संविधान को सजीव, जीवंत और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का काम किया। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उपयोग करता है। किसी भी अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय ये मानकर चलता है कि अधिनियम वैधानिक है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय विचाराधीन अधिनियम की अवैधानिकता पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। और इसी प्रकार से भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय ऊपर जो इंगित सिद्धांतों का प्राय पालन किया है और भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने पर्याप्त संवैधानिक विवाद पैदा किए हैं, किंतु अंततः पूर्वोक्त संशोधन ने संबंधित विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था दी है, जैसा कि गोलकनाथ मुकदमे के पश्चात केशवानंद भारती में इसका उलट कर दिया। ये एक अच्छा न्यायिक पुनरावलोकन का उदाहरण है। इस संबंध में इतना कहना पर्याप्त है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के कानूनों, आदेशों और कार्यों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता को स्थापित करना होता है। भारत में सरकार के कार्य संविधान के प्रावधान के अनुरूप हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करता है। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।